नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करते हैं और उससे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह की। तो राष्ट्रपति भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। देश के इतिहास में पंडित नेहरू के बाद पहली बार लगातार किसी प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इसी के साथ मोदी 3.0 की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी इससे पहले 2014-2019 में भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी, और वहीं दूसरी तस्वीर 2019 की है राष्ट्रपति भवन से, जहां प्रधानमंत्री ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और तीसरी तस्वीर आज यानी रविवार की है, जहां नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम यानी आज लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली। देश की सियासत में ये एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, जो इतिहास में दर्ज हो गया। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली और अखंडता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बन चुके हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने एक-एक कर शपथ ली। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रजनीकांत और राजकुमार हिरानी जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। वहीं रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 7 मंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसका इनाम मध्य प्रदेश को मिला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 3 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक शामिल हैं। वहीं बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। और धार से सांसद सावित्री ठाकुर ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इनके अलावा MP के राज्यसभा सांसद L मुरुगन ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वहीं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद तोखन साहू ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में 27 OBC वर्ग से हैं। वहीं 10 SC, 5 ST और 5 अल्पसंख्यक सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश में बीजेपी कार्यालयों में आतिशबाजी की गई। गुजरात के सीएम से लेकर देश के प्रधान सेवक तक के सफर में नरेंद्र मोदी ने 24 सालों में 7 बार शपथ ली है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया, जिसे इतिहास याद रखेगा। अब देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 वाले कार्यकाल में इस बार बिलासपुर लोकसभा सीट से जीते तोखन साहू को भी मौका मिला है। इसके साथ बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल के मंत्री बनने की संभावना भी खत्म हो गई है। तोखन साहू ने इस बार बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 1,65,558 वोटों से हराया था। समझते हैं कि आखिर तोखन साहू को ही मोदी कैबिनेट में जगह क्यों मिली। तोखन साहू 2013 में लोरमी विधायक चुने गए थे। 2014-15 में महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति और विधान समिति छत्तीसगढ़ के सदस्य भी चुने गए थे। फिर 2015 में उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया था। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू की हार, दुर्ग से राजेंद्र साहू की हार के बाद बीजेपी साहू समाज को साधने के लिए और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा होने का तोखन साहू को फायदा मिला है। पीएमओ से फोन आने के बाद राजनीतिक दलों ने नेताओं ने तोखन साहू को बधाई दिया। गृहग्राम में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो इसी के साथ बिलासपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू को एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तोखन साहू को मंत्री बनाए जाने पर उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है, आपको भी सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगेली के लोरमी इलाके में। लोरमी इलाके के तोखन साहू को जो है यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है और मंत्री बनाने के बाद पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव वाले यहाँ पर जुटे हुए हैं, घर के सदस्य जुटे हुए हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी जो है लीलावती जुटी हुई है। लीलावती का भी अपना राजनीतिक कैरियर रहा है, वो लोरमी की जनपद अध्यक्ष रही है। अब पति को जो है मंत्रालय मिलने जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है, कितनी खुशी है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे जो है, किस तरह? बहुत मेहनती है, बहुत कार्य करने वाली। आपकी बात हो पाई, आप बधाई दी है उन्हें जो है, क्या बोली आप जो है? तो पूरे गांव में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का भी घर आना जाना लगा हुआ है। लोग बधाई देने यहाँ पहुंच रहे हैं। हर तरफ खुशी का वातावरण देखने को मिल रहा है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24 लोरमी। तो इसी के साथ नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पीएम के शपथ ग्रहण को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया। सुशील आनंद ने कहा कि देश का जनादेश मोदी के खिलाफ है। उन्होंने 400 पार का दावा किया था। अभियान भी मोदी के इर्द गिर्द चला। ये दूसरों के समर्थन से सरकार बना रहे हैं। लंगड़ी सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यकाल में वे महंगाई, बेरोजगारी कम करने जैसे वादों को पूरा करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया और प्रमोद दुबे ने मोदी मंत्रिमंडल के छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के सवालों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह और बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने जुबानी हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 10 सांसद जीत के गए हैं, तो यहाँ को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में मात्र 2 पद खाली होंगे। तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो कैबिनेट में इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा और जैसे ही यह कैबिनेट का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी, जूतम पैजार शुरू हो जाएगी, लट्ठम लट्ठा शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर मत दिया, मत के साथ साथ अपना विश्वास भी अर्जित करवाया। लेकिन ये दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ जो हमारे अविभाजित अंग हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ 5 मंत्री बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ जहाँ 10 सीट आई है वहाँ कम से कम 2 से 3 मंत्री बनाना था। कोई दिन में सपना देखता है तो उसको देखने की आज़ादी है। ये सरकार 5 साल चलने वाली मजबूत दिल्ली की सरकार है और छत्तीसगढ़ की और दोनों डबल इंजन की सरकार ऐसा काम करेगी कि आने वाले 10-15 साल भूपेश को भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस कभी सत्ता में आ सकती। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस के अंदर का सिर फुटा हुआ देखा है। स्थितियां ये हो गई कि नंबर 2 कहे जाने वाले TS सिंहदेव जी को इस्तीफा तक देना पड़ा और इनके अध्यक्ष की पार्टी के अंदर नहीं सुनी गई। इनको विधानसभा में डीएम फंड के घोटाले का मामला रखना पड़ा। अपने अंदर की कलह ये पहले सुलझा ले, फिर दूसरे को आरोप लगाएंगे।
तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस ने 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के लगभग 1 दर्जन सांसदों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। कम संख्या में मंत्री बनाया जाने से प्रदेश से नाइंसाफी होगी। सीएडब्ल्यू बैठक के बाद रिव्यू कमेटी बनाए जाने को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में हार के बाद मंथन की आवश्यकता है। दिल्ली में भाजपा की सरकार लंबी नहीं चलने वाली। एनडीए के 2 साथी कभी भी धोखा दे सकते हैं। मंत्रिमंडल में अगर 2-3 लोगों को देंगे तो ये मध्य प्रदेश के साथ नाइंसाफी होगी। कम से कम 10 सीट्स मध्य प्रदेश को दी जानी। 30 सीट में एक नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर एक मंथन की आवश्यकता तो है। हम लोग वहाँ गठबंधन की सरकार नहीं बना पाए और ये बनेगी। ये जो खेल दिल्ली में चल रहा है कोई लंबा चलने वाला नहीं है। तो अब बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां 9 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नैमेड़ और उसूर थाना क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई है। सभी नक्सली जन मिलिशिया सदस्य थे। डीआरजी कोरबा 205 सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। तो बीजापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 9 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नैमेड़ और उसूर थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। सभी नक्सली जन मिलिशिया के सदस्य बताए जा रहे हैं और डीआरजी कोरबा 205 और सीआरपीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो राजधानी भोपाल में नर्सिंग घोटाले के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने बंगले के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ताओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लंबी झड़प के बाद बंगले की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने खदेड़ा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नर्सिंग घोटाले की वजह से लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। उन नर्सिंग छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर हम आज यह प्रदर्शन करने आए थे कि नैतिकता के तौर पर आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं ये कार्रवाई जो पुलिस हमारे ऊपर लाठी चला रही, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाई, ये नर्सिंग माफिया पे क्यों नहीं, आरोपियों के ऊपर क्यों नहीं, जो दोषी है नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। अभी हम मांग करते हैं कि ये ऐसी कार्रवाई अगर शिक्षा माफिया पे होती तो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नर्सिंग फर्जीवाड़ा नहीं होता। इधर जबलपुर में जनवरी से लेकर मार्च तक हुई यातायात की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जैसे इस कार्रवाई में आंकड़ों से पता चला है कि 18,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने शहर के किसी न किसी चौराहे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, इन लोगों में से 600 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा मर्तबा बार यातायात के नियमों का उल्लंघन किया। इन्हीं कारणों से जबलपुर ट्रैफिक पुलिस हर दिन तकरीबन 2 लाख रुपए का जुर्माना ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों से वसूलती है। इस तरह यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से पिछले 3 माह में 61,786 चालान काटे गए हैं, जिनसे 2 करोड़ 16 लाख रुपए 62,100 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इसके बावजूद ना तो हेलमेट पहनने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और ना ही ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों में कमी आई है। पुलिस लगातार इस विषय में कार्रवाई कर रही है और लोगों को समझाइश भी दे रही है और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये हमारा प्रक्रिया जो है निरंतर जारी रहेगा और हम विश्वास करते हैं कि आज नहीं तो कल लोगों में इसके प्रति जागरूकता आएगी। तो धार में स्थित भोजशाला में एएसआई टीम का सर्वे अभी भी जारी है। आज सर्वे का 80वां दिन था। हिंदू पक्षकारों ने दावा किया है कि भोजशाला के अंदर बने कमरे में 89 अवशेष मिले हैं, जिनमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी शामिल है। इससे साबित होता है कि ये स्थान मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि 1957 में जब कमरा खाली कराया गया था तो कलेक्टर ने पंचनामा बनाया था। इसके बाद खाली कमरे में इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां वो अवशेष कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय है। दस अवशेष, 4 छोटे और 6 बड़े ऐसे अवशेष उत्तरी भाग से प्राप्त हुए। गर्भगृह में यज्ञ कुंड के साइड में जो मिट्टी हटाने काम चल रहा था वहां से आज 6 अवशेष बड़े, जिसमें अपनी सनातन संस्कृति के चिन्ह वो प्राप्त हुए।
जब वहाँ की साफ सफाई की गई और वहाँ पर उत्खनन किया गया तो उस उत्खनन के दौरान 50 से अधिक छोटे बड़े अवशेष वहाँ पर मिले हैं, जो मंदिर होने के प्रमाण है। सनातन धर्मियों के वह अवशेष है। पूरे हिंदू समाज में सनातन धर्मियों में हर्ष की लहर है। परिसर पूरी तरह खाली था, तो उसमें से आज इतनी सारी अवशेष और मूर्तियां कैसे निकली, एक प्रश्न चिन्ह है। और जो हमारा ऑब्जेक्शन था कि 2003 के बाद जो चीजें अंदर लाकर रखी गई है उन्हें सर्वे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो पहले से वहाँ मौजूद नहीं थी, बाद में लाकर रखी गई। और बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा का चुनाव इस बार जबलपुर के बच्चों के लिए वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि आम चुनाव ने इस बार जबलपुर के बदहाल शासकीय स्कूलों की तस्वीर बदल कर रख दी है। दरअसल जिन स्कूलों को पोलिंग बूथ बनाया गया था उनमें ज्यादातर स्कूलों की हालत खस्ता थी, जिन्हें देखने के बाद हाल में हुए चुनाव के दौरान वहां चुनाव आयोग ने निर्देश पर व्यवस्थाएं की गई है। चुनाव के पहले जो स्कूल बदरंग नजर आते थे वो स्कूल चुनाव के दौरान चमक उठे हैं। ये सभी स्कूल जर्जर हो चुके थे। जबलपुर जिले में 260 स्कूलों में मरम्मत, शौचालय, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की दरकार थी। इन स्कूलों में चुनाव आयोग ने नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई, जिसका लाभ नए शिक्षण सत्र के बच्चों को मिलेगा। हमारे विद्यालयों में वो काम पंचायत के माध्यम से कराए गए, तो जिससे कि एक चुनाव के तैयारी में हमारे विद्यालयों की भी संरचना अच्छी से तैयार हो गई और एक हमारे बच्चों को मूलभूत सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध हुई। इसलिए चुनाव आयोग से हमारा सहयोग जो हमको विद्यालय को प्राप्त है उसके लिए साधुवाद। और इधर इंदौर के वेद लाहौटी ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। वेद ने 360 में से 355 अंक हासिल किए हैं। ये जेईई एडवांस एग्जाम के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक हैं। इसी के साथ वेद ने पूरे देश में टॉप किया है। इंदौर के परदेशीपुरा में रहने वाले वेद की मां जय लाहौटी हाउसवाइफ हैं और पिता योगेश लाहौटी रिलायंस जियो में कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं। इसके अलावा इंदौर के ही मान्य जैन ने भी सफलता हासिल की है। मान्य जैन स्टेट टॉपर बने हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 75 रही। वेद लाहौटी और मान्य जैन की सफलता की चर्चा पूरे शहर में हो रही है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही हैं। बच्चों के लिए मिसाल भी बन गए हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर के रास्ते मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार शाम रायपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज अंधड़ चलने लगी। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश भी देखने को मिली है। वहीं धमतरी में जिले के नगरी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। कई पेड़ उखड़कर गिर गए, साथ ही बिजली के पोल भी टूट गए। वहीं घरों और दुकानों में लगे टीना शेड भी तेज आंधी तूफान के चलते उखड़ गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों में नजर डालने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।